IBN 7 हौसला है। चुनाव है प्रचंड, खून पार्टियों के फंड, आज वोट की पड़ी कि तुम लुटाने दो। आप हाथ भाजपा या मोदी की हो शान, आज चुनावी धार पर टकराने दो। चुनाव है प्रचंड, खून पार्टियों के फंड, आज वोट की पड़ी कि तुम लुटाने दो। आप हाथ भाजपा या मोदी की हो शान, आज चुनावी धार पर टकराने दो। चुनाव है। मन करे सो जीत दे, मन करे सो हार दे, यही तो लोकतंत्र की शान है। दिल्ली की पुकार है, ये पॉलिटिक्स का सार है कि वोट ही तो जीत का प्रमाण है। आपकी भीड़ हो या भाजपा का नीर हो, सत्ता पे उठ रहा सवाल है। खुला से अंत है नहीं तो कैमरे से क्यों डरे, ये जाके मीडिया में तुम दहाड़ दो। चुनाव है। दिल्ली का दरबार सज चुका है। इस वक्त आप IBN 7 पर हैं। दिल्ली में चुनावी बुखार पूरे शबाब पर है और इसीलिए आज इस आखिरी हफ्ते में जब वोटों की गिनती का काम और वोट पड़ने का काम शुरू होने वाला है, इस सोमवार को हमने तय किया कि हम नेताओं को जनता के नुमाइंदे बनाकर जनता के सामने सीधे पेश करेंगे। जनता मेरे सामने है, जनता के नेता हमारे सामने है सरकार बनाने के मंसूबे लेकर, और जनता की इन सब के बीच में दिल्ली की आवाज़ बनकर जो लोग उभर कर सामने आए हैं वो हमारे साथ हैं, जो अपने सवाल इन नेताओं से सीधे तौर पर पूछेंगे। आप भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जो सोमवार की रही, इस सियासत में अचानक बहुत सारा तड़का लगा। आज सुबह से सियासत का जो ऊँट था वो कभी इस करवट बैठा, कभी उस करवट बैठा। पहले लगा कि बीजेपी डॉकयार्ड में है, फिर लगा कि नहीं आम आदमी पार्टी पर हमले हो रहे हैं। तो आज दिन भर क्या हुआ, आज की सबसे बड़ी खबर रही आम आदमी पार्टी जिस ईमानदारी को और जिस पारदर्शिता को वो अपना USP बताती है, उस पर सीधा हमला किया एक संगठन ने। एक NGO सामने आया आवाम नाम का, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो तमाम पैसे अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम चंदे के तौर पर इकट्ठा कर रही है उसमें बहुत बड़ा घपला है। क्या आरोप है, पहले ये देखिए, फिर इनके साथ बातचीत होती है। आपकी वेबसाइट पे ही जाके उनका डाटा चेक कर रहा था तो मुझे पता चला 50 लाख की 4 ऐसी डोनेशंस हैं जो बोगस कंपनीज ने दी हैं। बेहद संगीन आरोप, और वो भी ईमानदारी, पारदर्शिता और सबसे अलग होने का दंभ भरने वाली आम आदमी पार्टी पर। NGO आप वॉलंटियर एक्शन मंच यानी आवाम के प्रवक्ता गोपाल गोयल ने सोमवार को जो खुलासा किया उससे पूरी दिल्ली में सनसनी फैल गई। कभी आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद करने वाले इन बागियों ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की वेबसाइट में जिन दानदाता कंपनियों का जिक्र है उनमें से कुछ फर्जी कंपनियां झुग्गियों से चलती हैं। झुग्गी में चलने वाली इन कंपनियों ने AAP को 50-50 लाख का चंदा दिया। खास बात यह है कि चारों कंपनियों ने चंदा एक ही वक्त, एक ही तारीख को दिया। आरोप है कि इन चारों कंपनियों की कोई कमाई नहीं थी। चारों कंपनियों में चंदा देने से ठीक पहले रकम डाली गई थी। 3 कंपनियों के डायरेक्टर हेम प्रकाश शर्मा खुद झुग्गी में रहते हैं। उन बोगस कंपनीज का नाम है स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, गोल्ड माइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, इन्फोलांस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड, सन विजन एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड। आवाम के इन आरोपों की जांच के लिए जब IBN 7 की टीम इन कंपनियों के पते पर पहुंची तो सच सामने आ गया। स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने जो पता दिया है वो दरअसल एक घर का है, और यहाँ PK भारद्वाज नाम के एक वकील रहते हैं। हमारे को नहीं पता कौन क्या कर रहा है, हमारे को नहीं पता। कोई अगर जबरदस्ती हमारा एड्रेस इस्तेमाल करे तो उसका हमें क्या पता।
सवाल यह है कि जिस पते पर IBN 7 की टीम पहुंच गई, क्या उसकी पड़ताल आम आदमी पार्टी नहीं करवा सकती थी? वही आम आदमी पार्टी जो दावा करती थी कि अगर कोई उन्हें 9,99,999 रुपए से ज्यादा का चंदा देगा तो वो उसकी जांच करेंगे। अगर वो 9,0999 रुपए हमें दे देते हैं तो शायद, और अगर बंबई के लोग इसे स्वीकार करने को तैयार हैं तो PAC तक मामला नहीं आएगा। जैसे ही 9,99,000 से ज्यादा पैसा दिया जाएगा, वो इस देश आम आदमी पार्टी की सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी में जाएगा। ये पैसा आ रहा है, इस पैसे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। आपको बता दें कि AAP की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी PAC चंदे पर नजर रखती है और कमेटी में अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण समेत 9 बड़े चेहरे शामिल हैं। ऐसे में फंडिंग के आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी का बचाव करने के लिए 5 चेहरे सामने आए। वहीं बीजेपी ने भी केजरीवाल एंड कंपनी पर गोले दागे। किसी दिन में जितने भी चेक डिपॉजिट होते हैं वो सारे के सारे रियलाइजेशन को हम आधी रात को उसमें एंटर कर देते हैं। इसमें कोई आधी रात को कुछ खुफिया नहीं हो रहा है। उस दिन वो चारों के चारों चेक रियलाइज हुए और कुछ नहीं। अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी का चोगा पहनकर जो लोगों की आंखों में धूल झोंकना शुरू किया है और अभी भी कर रहे हैं, तो ये उसकी असलियत सामने आई है। जाहिर है इस चुनाव से पहले गंभीर आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी को कई गंभीर सवालों के जवाब देने होंगे। सवाल यह है कि बिना कंपनी की पड़ताल किए चंदे में इतनी बड़ी रकम कैसे ली? 9,99,999 रुपए से ज्यादा चंदा लेने से पहले जांच के दावे का क्या हुआ? क्या 50-50 लाख के चंदे की 4 किस्तें PAC की जानकारी में नहीं थीं? 50-50 लाख का ये चंदा काले को सफेद बनाने का खेल तो नहीं? चंदा देने वाली कई कंपनियों के पते झुग्गी बस्ती में कैसे? दिल्ली विधानसभा चुनाव में महज 4 दिन बाकी हैं। 4 दिनों के इस चक्रव्यूह को पार करने की चुनौती हर दल के सामने होगी, लेकिन इस दौरान जो दल दलदल में नजर आएगा उसकी शामत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो सवाल ये उठता है इस वक्त कि क्या अरविंद केजरीवाल भी बाकी दूसरे नेताओं की तरह अपनी पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी भी दूसरी पार्टियों की तरह अपने चंदे में किसी तरह के घपलेबाजी कर रही है? वो आम आदमी पार्टी जो अपने आप को ईमानदार कहती थी, आज वो सवालों के घटघरे में है। क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी बेईमान है? इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। इसी से मैं डिबेट की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मेहमानों का परिचय कराता हूं। मेरे साथ मेरे इस वक्त लेफ्ट में मौजूद है सुबी चतुर्वेदी, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स की एक्टिविस्ट कह लीजिए आप, उनको एनालिस्ट कह लीजिए, आपको दिल्ली की जनता की आवाज़ के तौर पर। उनके साथ हैं आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, श्रीकांत शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ में मुफ्ती काजमी साहब, शमूम काजमी, जो कि आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं। मेरा सवाल आप ही से है, क्योंकि आप उस तरफ रह चुके हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आप अरविंद के साथ थे, आप अन्ना के साथ थे। आपको लगा कि ये लोग भी वही काम कर रहे होंगे जो बाकी राजनीतिक पार्टियों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, इस तरीके से गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करेंगे? बिल्कुल। देखिए, जिस वक्त वो मोमेंट चला तो उस मोमेंट की जो सबसे पहले लोगों को पता नहीं है, मैं आज बताना चाहूँगा कि PCRF, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना का भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन, जिस वक्त सुमित जी उस पैसे की बात आई तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने पैसे के ऊपर कब्जा किया। और पैसे के ऊपर कब्जा ऐसे किया कि उन्होंने कहा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए मैं PCRF के अंदर इसे ले रहा हूँ। मैंने उस वक्त उस पर ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने ये किया कि पूरी, आज मैं आपके सामने ये बात इसका खुलासे के तौर से ये कह रहा हूँ कि उन्होंने फौरी तौर से अन्ना उसमें पहल ना कर दे और अन्ना ये ना कह दे कि मेरे अकाउंट में पैसे को डाल दीजिए, तो अन्ना ने अपने आप को बचाते हुए कहा कि नहीं भाई ठीक है, इसके अकाउंट की बात करो खोलने की। तो उन्होंने प्रशांत भूषण और किरण बेदी जी को उस अपने PCRF का ट्रस्टी बना दिया और उन्हें फिर बराए नाम रखा। आज आपने देखा कि पिछले दिनों जो है वो प्रशांत भूषण जी ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल अयोग्य है। मैं 2 साल पहले ये कह चुका था कि फोर फाउंडेशन के ऊपर जो बात आई थी, वो पैसा जो बाहर से आया था उसकी भी उस मीटिंग के अंदर चर्चा हुई थी। रालेगढ़ के अंदर जो पहली मीटिंग हुई है उसके अंदर जो चर्चा हुई थी, तो अन्ना ने कहा कि जो ये फोर फाउंडेशन से जो पैसा आया है ये किस मद में आप इसे लेंगे, और अगर आप उसे लेंगे तो हमारी पारदर्शिता खंडित होगी। बीच में टोक रहा हूं मुफ्ती साहब आपको, मैं शुभी आपके पास आऊंगा। जब ये खबर आप सुनती हैं कि आम आदमी पार्टी के पास अचानक एक रात में एक ही वक्त पे 4 अलग अलग अकाउंट से 50-50 लाख रुपए आ गए हैं, और वो बगैर चेक किए कि वो कंपनी कौन है, कहां से आती है, क्यों 50 लाख रुपए दे रही है, वो चेक नहीं करते, बड़े खुशी खुशी वो 2 करोड़ रुपए स्वीकार कर लेते हैं।
एक दिल्ली की जनता होने के नाते, उस दिल्ली की जिसको एक ऑल्टरनेट देने की कोशिश की थी आम आदमी पार्टी ने, कैसा लगता है आपको? सुमित, सवाल एक तो बहुत उचित है और कष्टकारी है। आपने एक बहुत बड़ा दायित्व रख दिया मेरे कंधों पे कि दिल्ली की जनता का प्रतिनिधित्व, वो जनता जिसके लिए इलेक्शन हमारा इलेक्शन है। जब आम आदमी पार्टी उभरी तो एक ऑल्टरनेटिव या एक नए ऑप्शन के तौर पे उतरी। हम त्रस्त हो चुके थे, चाहे वो बड़ी पार्टियां हो या उनके वादों की बात हो, और ये प्लान था सिर्फ करप्शन का नहीं, गुड गवर्नेंस की बात थी, पारदर्शिता की बात थी। जब वो पारदर्शिता या आपके फंडामेंटल्स खंडित होते हैं और उसके बदले में आप जवाब ये देते हैं कि आप हमें वोट दे दीजिए, पूरे बहुमत से इलेक्ट करिए, उसके बाद हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे। क्यों करेंगे आप उसके बाद जांच पड़ताल? अगर आपको जवाब देना है तो आज जवाब देना पड़ेगा। ये इतने कम समय में जब 4 दिन 5 दिन हमारे हाथ में है, आप टाल मटोल नहीं कर सकते। यानी उनके जवाब से आप संतुष्ट नहीं हुई आज? नहीं, जो भी आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल कहा, आपको धक्का लगा? जी, संतुष्टि की बात नहीं है। अगर आप वही सारी चीजें, जिन चीजों पे आप बाकी लोगों को कटघरे में रखते हैं, वही लांछन या वही आरोप आपके पास लगे, एक तो बहुत नाइव बात है कि हमें पता नहीं या हम इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। जो आपके बुनियादी प्रिंसिपल्स है, जब उनका खंडन हो रहा है या उनको चैलेंज हो रहा है बात, तो आप उसको कल देख लेंगे या पहले आप ले आइए उसके बाद देख लेंगे। ये सारी बातों से कोई भी संतुष्ट नहीं। ये सब बातें आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला रही होंगी, एक हवा बन रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, आपको लग रहा है? आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे, लेकिन आपने क्या किया? 5 अप्रैल की रात को 12 बजे आपने हवाला किया, आपने घोटाला किया, और जिसका दम आप भरते थे कि आप ईमानदार हैं और बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टियां चोर हैं, बेईमान हैं, आज कम से कम, आज ही नहीं इससे पहले ही अरविंद पूरी तरह से एक्सपोज हुए कि उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया और भरोसे को तोड़ा। यही नहीं, उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। पहले दिन आप मेट्रो से गए, बिल्कुल आपके एमएलए गाड़ी नहीं लेंगे, आपने सरकारी गाड़ी भी ली। एक दिन के बाद आप कभी मेट्रो से नहीं गए और आपने कहा कि सरकारी बंगला नहीं लूंगा। लिया तो ऐसा लिया कि उसको छोड़ने का मैं जनता से पूछ लेता हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? आपको लगता है, मैं इस तरफ के ब्लॉक से पूछ रहा हूं, कि आम आदमी पार्टी ने आज जो घोटाला सामने आया है, आप लोगों के साथ विश्वासघात किया है? कितने लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी ने विश्वासघात किया, और कितने लोगों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो ठीक कर रही है? आपको घोटाला नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो कह रही है कि आप पूरी तरीके से हमारी जांच करा लीजिए। अगर वो डोनेशन मांग रहे हैं तो वो डोनेशन उनके पास आ रहा है, अब वो कौन कर रहा है वो उनको नहीं पता है। आपको याद है कुछ साल पहले एक बीजेपी के अध्यक्ष पर नितिन गडकरी पर आरोप लगाया था, वो भी यही कह रहे थे जांच कर लीजिए, जांच कर लीजिए, लेकिन वो नहीं मान रहे थे, और इतने हद तक आरोप लगाया कि नितिन गडकरी साहब को कुर्सी छोड़नी पड़ी अपनी। आलोक शर्मा, ये जो राजनीति का एक नया रंग है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आरोप लगाओ, मैं आखिर क्यों इन आवाम की बात को सच मानूं? हो सकता है इनका कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन हो, आखिरी 4 दिन में सामने आते हैं, आरोप लगाते हैं, ये लोगों पर विश्वास करना कि ठीक होगा इस वक्त पर? देखिए, मैं समझता हूं सुमित जी, लगभग 100 बच्चे यहाँ पर युवा हमारी टीम बैठी हुई है जी। मैं समझता हूं इसमें से अगर 2-3 बच्चों ने भी हाथ उठाया है तो कहीं ना कहीं अभी गुमराह की जो नस है युवाओं के बीच में वो पनप रही है, उसको क्लियर कर देना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, बहुत से युवाओं ने नौकरी छोड़ी, अपना घर छोड़ा, और वो तिरंगे के झंडे के नीचे आए कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिला है जो राष्ट्रवाद की बात करता है, और भावना में युवा हमारे बहते चले गए। आप बताइए, आपने कहा कि वो कह रहे हैं जांच कर लीजिए, किस चीज की जांच कर लीजिए? उनका इंटरनल लोकपाल नहीं है। योगेंद्र यादव जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि 9,99,099 रुपए अगर हो जाते हैं, 10 लाख रुपए क्रॉस नहीं करने दूंगा, मैं कंपनी की जांच करूंगा। अगर कोई पैसा आकर आपको 50-50 लाख रुपए रात को 12 बजे आरटीजीएस करता है तो आपको शक पैदा नहीं होता है, लेकिन उनको शक इसलिए पैदा नहीं हुआ क्योंकि उनका किया धरा था पूरा, वो उन्हीं के लोग थे जो पैसा डाल रहे थे। पर आलोक जी, अब मैं ब्रेक लगा रहा हूं, माफी चाहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल है, ये आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी की आवाज के तौर पर उभर कर सामने आते हैं,
इनके ऊपर विश्वास क्यों ना किया जाए? क्यों मैं आवाम की बात मानूं? जो आज सुबह तक मुझे जिस संस्था का नाम नहीं पता था वो संस्था सबसे बड़ी हो गई, सारी पॉलिटिकल पार्टी उसके हवाले से बात करने लगी। देखिए सुमित जी, इसमें किसी संस्था का विषय नहीं है, उनकी वेबसाइट क्या बोलती है, उनकी वेबसाइट पर एक्सपेंडिचर और इनकम का पेज है बकायदा, जो कि कई घंटे तक ब्लॉक कर दिया। चंदा लिया है, मैं वही कहना चाहता हूं, चंदा आपने लिया है, किस कंपनी से लिया है उस कंपनी का आता पता नहीं है, तो आप पर भरोसा क्यों किया जाए कि आपने सही पैसा लिया है? क्यों नहीं आपके ऊपर ये कहा जाए कि आप जो दुबई गए थे वहां से भी पैसा आया है? क्यों ना शक किया जाए आपके ऊपर? आप बार बार कहते थे कि हम तो शुचिता की राजनीति करेंगे, मफलर बांध के आप कहीं भी बैठ के कह देते हैं हम तो आम आदमी हैं, आम आदमी से समझ लीजिएगा। बहुत ही दिलचस्प आम आदमी होकर आप पूरे देश को गुमराह करते चले जा रहे हैं। वो बीजेपी और वो कांग्रेस जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर एक साथ एक जगह पे खड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी को क्रिटिसाइज करने को लेकर, क्योंकि दोनों का दुश्मन यहाँ पर वो है। लेकिन दुश्मन का दुश्मन, तो क्या आप आपस में दोस्त हो रहे हैं? श्रीकांत शर्मा, बात दोस्ती की नहीं है, बात उसूलों की है, बात नैतिकता की है। आप नैतिकता की दुहाई देते हैं, आप कहते हैं कि आप हरिश्चंद्र हैं, बाकी सब चोर हैं। ये तो सिर्फ एक दिखावा की राजनीति आप कर रहे हैं। लोगों के सामने आपकी वास्तविकता आ गई है कि आप किस तरीके से सिर्फ कोरी सहानुभूति लेना चाहते हैं, लोगों की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। और उसमें देखिए इनका जो पीएसी है उसमें कितने दिग्गज हैं, जो चेहरे आप देख रहे हैं वो सब पीएसी में हैं। और इसीलिए जो आम आदमी पार्टी के जो फाउंडर मेंबर हैं शांति भूषण जी, इसीलिए उन्होंने विरोध किया कि किरण बेदी ईमानदार मुख्यमंत्री होंगी और अरविंद को तो इस पद से भी हटा देना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? अभी मैं आज केवल इस ब्लॉक से मैं पूछ रहा हूं, कौन ज्यादा ईमानदार है, किरण बेदी या अरविंद केजरीवाल? किरण बेदी के साथ कितने लोग हैं? श्रीकांत जी, आपका ये आपके सामने ये दिल्ली का मूड है, ये दिल्ली के दिल में है, यही जो कह रहे हैं वो दिल्ली के दिल में है। जावेद अंसार, इसीलिए जावेद साहब मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए। सुमित जी आपको मैं खड़ा करूंगा माफी के साथ। इसीलिए हमने एक देश की ऐसी बेटी को मुख्यमंत्री के तौर पर उतारा है जो इस देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है। महिला क्राइम के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरे पास 40 साल का उनका अनुभव है। मैं आऊंगा, किरण बेदी पे मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। श्रीकांत जी, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं किरण बेदी पर, इसलिए उन्होंने कहा है कि दिल्ली की बेटियां जब तक सुरक्षित घर नहीं जाएंगी तब तक देश की बेटी दिल्ली की सड़कों पर पेट्रोलिंग करेगी। ठीक है, मैं आऊंगा, आलोक जाऊंगा, इस मुद्दे पर आऊंगा। लेकिन जावेद अंसार रजा साहब मेरे साथ हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन के संस्थापक हैं। दिल्ली में अल्पसंख्यक समुदाय में एक पहचानी जानी मानी आवाज है, पहचान है। आज जो कुछ हुआ, जो खुलासा हुआ आम आदमी पार्टी के फंडिंग को लेकर, क्या ये कहना जायज है, उचित है कि अरे आप तो बेईमान निकले? मसला सुमित जी ये है कि अभी श्रीकांत साहब ने एक बात कही है, मैं पहले वहाँ से अपनी बात को शुरू करता हूँ। चूँकि आज आपने बहुत अच्छे ऑडियंस बुला रखे हैं, मैं सिर्फ इतना कहूँगा जो अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा है कि इसकी जांच करा लीजिएगा। ये हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि जिस चीज़ को कचरे के डब्बे में डालना होता है उसकी जांच की बात उठाई जाती है। पहली चीज़, अरविंद केजरीवाल साहब का जहाँ तक सवाल है तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि शमून कासमी साहब भी उसी दौर से गुजर के आए हैं, उसी ख़ानदान से निकले हैं। सब लोगों ने ये कहा है कि साहब किरण बेदी भी ईमानदार हैं, सब ने किरण बेदी के लिए हाथ उठाया है। मैं ये समझता हूँ कि दोनों चूंकि आंदोलन से निकले हुए हैं, ना तो किरण बेदी में कोई फ़र्क है ना अरविंद केजरीवाल में कोई फ़र्क है। उसकी वजह यह है कि किरण बेदी कितनी ईमानदार हैं वो नतीजा आज आपने देख लिया कि दिल्ली के सारे वकील उनके घर पे चढ़ गए। ये सबसे बड़ी ईमानदारी का सबूत है। तो कहीं ना कहीं या तो बीजेपी से गलती हो गई है जो उनको ला करके खड़ा कर दिया है, श्रीकांत जी ही बता सकते हैं। अगर इनके अलावा, मैं समझता हूं किरण बेदी के अलावा आपने किसी और कैंडिडेट को दिल्ली की बागडोर थमाई होती तो मैं समझता हूं कि दिल्ली का नक्शा कुछ और होता और 10 तारीख के बाद नक्शा कुछ और होने वाला। चलिए, ये इनकी आ रहा है, लेकिन ये बात का जवाब दीजिए कि आखिरकार क्यों किरण बेदी पर आज वकीलों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, क्यों इतने सवाल भी खड़े हो रहे हैं? देखिए, जब आप प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, सरकार क्या अपना रुख रखती है, आपको उसके हिसाब से इंप्लीमेंट करना होता है। लेकिन दूसरी बात, हम किरण बेदी जी को क्यों ना मुख्यमंत्री बनाया जाए? क्या कमी है उनके अंदर? क्या वो देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं? और मैं तो गांव का रहने वाला हूं जनाब, और जिस गांव से हम आते हैं वहां गांव की हर बेटी कहती है कि मैं किरण बेदी बनना चाहती हूं। क्या कमी है उनके अंदर? क्यों ना उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए? अरे 40 साल का उनका अनुभव है महिला क्राइम के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। आपको क्या आपत्ति है?
भाई आपको आपत्ति होनी चाहिए थी कि अगर हम किसी क्रिमिनल को प्रमोट करते। एक तरफ तो ऐसा व्यक्ति है जिसका इतिहास काला है, एक तरफ ऐसा व्यक्ति है जो एकदम ईमानदार है, पाक साफ है। उस पर इल्जाम ये लगता है श्रीकांत जी कि किरण बेदी आपकी पार्टी में 10 दिन पहले आई हैं और सीधे आपने मुख्यमंत्री बना दिया। पैराट्रूपर है वो तो, और ये बात शुभी भी मानेंगी, शुभी भी हाथ उठा रही है, आलोक भी हाथ उठा रहे हैं। किरण बेदी के कैंडिडेचर को लेकर आप बीजेपी ने जो उनके हिसाब से तुरुप का पत्ता खिला, तुरुप का इक्का खिला, वो कितना अच्छा है, आप क्या कहती हैं? सुमित जी, दो बातें। एक तो हमने जब शुरुआत करी तो विकल्प की बात करी। आपने 67 साल दिए दो बड़ी पार्टियों को, आप इनको 39 दिन पहले हमने देखकर दे दिए, उसके बाद हम 1.5 साल की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है हम यहाँ थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। अगर आज भी आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखे और वही पारदर्शिता का परिचय दे, मैं उनको इस वक्त कटघरे में रखने के बाद भी उनको एक मौका जरूर देना चाहूंगी अपना पक्ष रखने। आप नहीं मानेंगी? जनता ने कहा नहीं, ये जनता ज्यादा पॉपुलर है। सुमित जी, मैं उस बात पे आ रही हूँ। जहां तक पॉपुलैरिटी की बात है, हम चाहते हैं एक सशक्त हमको चीफ मिनिस्टर मिले जो दिल्ली के स्टेटहुड पर जो दाएं बाएं होता है, वो जो व्यक्ति 49 दिन में भाग जाए, बनारस चला जाए, बनारस दोबारा पलट के ना देखे, उसको आप सशक्त बोलेंगी? देखिए सुमित जी, यहाँ बात 49 दिन की नहीं हो रही। उन्होंने ये खुद माना है कि गलती उनकी है। कोई भी इस बात को ना बहादुरी करेगा, ना इस बात को ये करेगा कि आपने शाबाश बहुत अच्छा काम किया। देखिए, एसएमएस पे राजनीति नहीं होती। आप जब जनता आपको अपना मतदान देती है, आपको उसका सम्मान करना ही पड़ेगा। पर बात यहाँ हो रही है कि क्या आप चाहते हैं एक विकल्प आपको मिले सेंटर में और स्टेट में, या आप चाहते हैं वही सेम? जहां तक किरण बेदी जी की बात है, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करती हूँ। मेरे पास 10 सेकंड है। वहाँ 10 सेकंड चलेंगे। देखिए, हम चाहते हैं एक सशक्त हमको मुख्यमंत्री मिले, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जो हमारे मुद्दे हैं उनसे डील करे। सशक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हो सकते हैं क्या? हमको 6P और 5P जो बात शुभी बार-बार और पिचिंग कर रही है, क्या आप मानेंगे इस बात को? सशक्त मुख्यमंत्री केवल आम आदमी पार्टी का ही हो सकता है? आलोक शर्मा जवाब देना चाह रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जिसको हमारी छोटी बहन सशक्त बता रही है, वो 49 दिन में सरकार छोड़कर भाग गया। मैंने उनको सशक्त नहीं बताया। आपने कहा उनको सशक्त चाहिए, उनके जैसा सशक्त चाहिए। आपने कहा कि एक और मौका मिलना चाहिए। और दूसरे मुख्यमंत्री जो मजबूरी का नाम, पहले हम एक मुहावरा सुनते थे देश के अंदर, इस बार किरण बेदी जी को नाम वहां पर रख दीजिए कि बीजेपी की मजबूरी का नाम किरण बेदी जी हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि अगर मैं जीत गई तो ठीक है, नहीं जीती तो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जाकर अंग्रेजी पढ़ाऊंगी। मैं समझता हूं दोनों ही सशक्त नहीं है। अगर कोई सशक्त है तो माननीय अजय माकन जी हैं, 3 बार मंत्री रहे, आपने बनाया भी नहीं, जिनको आपने अभी तक औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद का नाम घोषित नहीं किया अजय माकन के साथ। मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। पार्टी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, पहली चीज। दूसरी चीज, संविधान ये कहता है कि विधायक जो जीत कर आएंगे वो अपना नेता चुनेंगे, और कांग्रेस पार्टी संविधान का पालन करती है। हम संविधान का शीर्षासन नहीं करवाते हैं। मैं जानना चाहता हूं, मैं आऊंगा आपके पास। मैं जानना चाहता हूं बीजेपी से, आप तो अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहते थे कि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, हम पार्टी विद द डिफरेंस हैं। पार्टी केजरीवाल से कोई आता है मफलर छोड़ के, आप उसको प्रवक्ता बना देते हैं। पार्टी केजरीवाल से कोई आता है या अन्ना मूवमेंट से कोई निकल कर आता है, आप उसको सीएम का कैंडिडेट घोषित कर देते हैं। आप कहते हैं हम 1 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं। आलोक जी, आप 1 साल में आप अपने कॉर्पोरेशन के तीनों मेयर्स की फोटो लगाइए ना, उनके नाम पर वोट मांगिए ना। कॉर्पोरेशन का भ्रष्टाचार आपको दिखाई नहीं देता है। आप ईमानदारी की दुहाई देने लगते हैं। बीच में टोकूंगा मैं आऊंगा नहीं, मैं टोकूंगा नहीं इनको। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं दिल्ली दरबार। श्रीकांत शर्मा, गंभीर आरोप लगाए हैं आलोक जी ने आपकी पार्टी पर और खासकर किरण बेदी के कैंडिडेचर पर। देखिए, आरोप लगाने का अधिकार है, लोकतंत्र है, सबको स्वतंत्रता है, लेकिन बात 8 महीने पहले इस देश में जो वातावरण था, निराशा थी, लोग उम्मीद की सारी चीजें छोड़ चुके थे, और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा और विश्वास इन नौजवानों ने किया था। 8 महीने के कार्यकाल के बाद इनका भरोसा और मजबूत हुआ है। क्यों? इस दुनिया के अंदर भारत का डंका नरेंद्र भाई मोदी जी ने बजाया, और आज जो देश हमारे साथ मित्रता भी नहीं करना चाहते थे, आज वो हमारे साथ मित्रता भी कर रहे हैं और हमारे साथ व्यापार भी कर रहे हैं।
इसीलिए तो विदेश नीति के मुद्दे पर दिल्ली का चुनाव जीतेंगे? सुनिए विदेश नीति के मुद्दे पर हिंदुस्तान के अंदर चाहे विदेश नीति का मुद्दा हो चाहे अर्थनीति का मुद्दा हो, दोनों ही मुद्दों पर इस सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उदाहरण के तौर पर आज दुनिया से निवेश भी आ रहा है, हम बाहर से टेक्नोलॉजी भी लेकर आ रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हिंदुस्तान में ही लगेंगे, जिससे इन तमाम नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये काम हमारी सरकार ने किया है। इन्फ्लेशन दिल्ली को बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए। इन्फ्लेशन चरम पर था, आज इन्फ्लेशन नीचे है और एक सशक्त सरकार केंद्र में है। इसीलिए दिल्ली को 24 घंटे बिजली, स्वच्छ पीने का पानी और जो झुग्गी बस्तियां हैं उनको पक्का मकान, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलाइज करने का काम। ये बात तो श्रीकांत आप मानेंगे ना, और जिस शीला दीक्षित ने 3 टर्म किए दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर, इस दिल्ली में विकास नहीं हुआ क्या? देखिए लेकिन जो बात आलोक शर्मा कहते हैं, इनकी पार्टी कहती है कि जनता ऊब चुकी थी, जनता को बदलाव चाहिए था। ये बहुत बड़ी वजह थी दिल्ली से इनका। दिल्ली ने 15 साल का कुशासन देखा है, करप्शन देखा है और 1 साल का अनिश्चितता का वातावरण देखा है। अब दिल्ली को एक स्थायी सरकार चाहिए, एक मजबूत सरकार चाहिए, ऐसी सरकार जो केंद्र के साथ कदम से कदम मिला। आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं समझता हूं कि कल मोदी साहब ने भी कहा कि दिल्ली में जो है एक जिम्मेदार सरकार होनी चाहिए। भाइयों बहनों, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो क्या 8 महीने से दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार है वो जिम्मेदार नहीं थी? सर है ही नहीं ना। आप लोगों को मैं यही बता देना चाहता हूं, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली के अंदर गृह मंत्रालय की सरकार थी। कौन कहता है कि नहीं थी दिल्ली के अंदर सरकार? गुमराह मत करिए। दूसरा विषय, अभी भी आपने कहा कि दिल्ली में सरकार होनी चाहिए। संवैधानिक संस्थानों में बैठे जो विकास, पॉलिटिसाइज मत करिए। सुमित जी, आलोक जी आपसे सवाल है, पॉलिटिसाइज मत करिए। सुमित जी, आलोक जी मैंने आपसे ये पूछना है कि ब्रेक पे जाने से पहले आपने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल को मौका नहीं देना चाहिए क्योंकि 49 दिन के बाद उन्होंने छोड़ दी। सर, कांग्रेस को भी कितने मौके मिले, मौके पे मौके, आखिरी में मौका तो बीजेपी के पास गया। तो ऐसा क्या है सर, अरविंद केजरीवाल को उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए? और अरविंद केजरीवाल को आप ही ने मौका दिया था, आपने समर्थन दिया था उस टाइम पे। युवाओं देखो, कांग्रेस पार्टी ने आपकी भलाई का काम किया था। उसने क्या कहा था? सुन लीजिए, अब घोटाला किया था, अब उत्तर घोटाला किया था। सुमित जी देखिए, प्रश्न कुछ है और उत्तर कुछ दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, एक पार्टी मफलर बांध के आई गुमराह करने के लिए, समर्थन आपने दिया उसको। अरे भाई सुन तो लीजिए यार, हमने समर्थन इसलिए दिया कि कम से कम वो पार्टी एक्सपोज हो सके। आप कहते हैं लाल किले के ऊपर कुतुब मीनार बनाएंगे, दूसरी पार्टी कहती है कुतुब मीनार के ऊपर लाल किला बनाएंगे। हम कहते हैं भाई जमीन पे क्या बनाओगे ये तो बताइए। केवल घोषणाओं से क्या देश चलता है? अगर हम उसको एक्सपोज नहीं करते केजरीवाल को, तो मैं समझता हूं आज वो पूरे देश को और ज्यादा ताकत के साथ परेशान कर रहा होता। कांग्रेस पार्टी ने एक्सपोज किया उसको, और बीजेपी जो बार बार कह रही है विकास का मॉडल, विकास जरूर हुआ है। 1 मिनट, अंतिम बात कहना चाहूंगा। क्राइम रेट 85% बढ़ गया, विकास हो गया दिल्ली में। बिजली के दाम 30% बढ़ गए। यमुना जो हमारे पास से बहती है उसका गंदा पानी हो गया है। यहां तक कि इन्होंने तो हवा को भी प्रदूषित कर दिया है। अगर 8 महीने में नहीं किया है तो जवाब दें। मैं जवाब, श्रीकांत जी 1 मिनट, सुबी कुछ बोलना चाह रही, काफी देर से हाथ उठा रही हैं। किससे पूछना चाह रही हैं आप? मेरा सवाल श्रीकांत जी से है, क्योंकि आम आदमी, देखिए इस रेस में ये बात तय है, 2 तेज तरार सवार हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने अपनी बात रखी। मेरा छोटा सा सवाल, हमें देखिए औरतों की मुद्दों की बात हुई, सशक्त मुख्यमंत्री की बात हुई। मैं बहुत विस्मृत हूँ कि कुछ दिनों से किरण बेदी जी दिखाई नहीं दे रही हैं। कहाँ किरण बेदी जी? दूसरी बात, जब आप औरतों की बात करते हैं तो एक टोकन महिला का मुख्यमंत्री का चेहरा मत दीजिए। बात हमारी ये है कि डिलीवरेबल्स क्या होंगे और कितना डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगा। इस वक्त जब आपको थोड़ी स्थिति असमंजस में नजर आई तो आपने सारे बड़े नेता बीच में ला दिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि मुद्दे क्या है, पावर क्या है और दिल्ली में क्या मुख्यमंत्री खुद शासन करेंगे या हम उसी वेव के साथ आगे बढ़ेंगे? श्रीकांत जी, अच्छा नहीं लग रहा आपसे सवाल करने में क्योंकि फासला बहुत लंबा हो गया है। जनता का मंच है, पूछिए। 2 बातें मुझे अर्ज करनी। एक तो ये कि दिल्ली का मुख्यमंत्री, जवाब देने सुमित जी, एक मैडम का और एक इनका, समय दीजिएगा। बिल्कुल दूंगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई भी बनेगा वही जिसके लिए हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा था कि धरना करने वालों को जंगल चला जाना चाहिए। मुख्यमंत्री वही बनेगा जो धरनों से उठ करके आया है, चाहे केजरीवाल बने या के आपकी
किरण बेदी जी बने, एक बात। दूसरी चीज, हमारे वजीर आजम साहब अक्सर एक नारा लगाते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। इस 8 महीने में नरेंद्र मोदी साहब, जो कभी हम लोगों को अच्छा लगता था जब इंडियन लिबास पहन करके वो आवाम के सामने आते थे, मोदी साहब का इस्तकबाल उन्होंने 10 लाख रुपए का सूट पहन करके किया। अगर यही, एक मिनट, अगर यही 500 रुपए का कच्चा अगर राहुल गांधी ने पहन लिया होता तो क्या हालत करती बीजेपी? एक मिनट, मेरा सवाल है, ये आपको कैसे पता कि वो लाखों रुपए का सूट था? साहब मीडिया में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है ना, कहीं सबूत तो नहीं देखा आपने? श्रीकांत जी जवाब दीजिए। सुमित जी, एक तो पर्सनल अटैक से हम रिफ्रेन करें तो ठीक है, ये पूछा है, जवाब देने दीजिए, ही इज देयर। देखिए बहुत सारे सवाल उन्होंने पूछे। मुझे नहीं लगता एक तो उन्होंने पूछा कि नारा है सबका साथ सबका विकास। इस देश में सुमित जी 11.5 करोड़ लोगों के खाते खुले हैं, उन लोगों को 1 लाख का बीमा हुआ है, और उसमें यह चिन्हित नहीं किया कि ये मुसलमान है इसका खाता मत खोलो, ये हिंदू है इसका खाता खोलो। सबका है, सबका साथ सबका विकास। सड़कें जो बनेंगी वो सबके लिए बनेंगी, पानी जो मिलेगा शुद्ध सबको मिलेगा, 24 घंटे बिजली सबको मिलेगी, कानून व्यवस्था सबके लिए है, और ये देश तरक्की कर रहा है 125 करोड़ जनता के लिए। और आज नरेंद्र भाई मोदी का स्वागत दुनिया के तमाम देशों में हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि 125 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी हुई है, इसलिए नहीं है कि एक शुभी की बात का जवाब दीजिए, शुभी की बात का जवाब दीजिए। के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ था, पिछले 8 महीने में 5 दंगे हुए। इन्होंने कहा कि आपको आपका दिखना भी चाहिए। मैं इनको स्पष्ट कर दूं, ये पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जहां 33% महिलाओं को हमारी पार्टी के अंदर रिजर्वेशन है, तो मैं आपको स्पष्ट कर। दूसरा, महिला विधेयक की बात लंबे समय से हम लोग देखते चले आ रहे हैं, वो बहुत जल्दी आपको संसद में भी पास होता हुआ दिखेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। श्रीकांत जी, एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बीते 8 महीनों में जब से आपकी सरकार आई दिल्ली में, आपके प्रधानमंत्री आए, दिल्ली शहर के अंदर, दिल्ली राजधानी में क्यों चर्चों पर इतने हमले हो रहे हैं? 1 नहीं, 2 नहीं, 5 या 6 खबरें ऐसी आई हैं जब चर्च पर अटैक किया गया। ये खबरें क्यों आती है? लव जिहाद हो रहा है। ऐसे लोग जो आपकी पार्टी से, आपके संगठन से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, साध्वी प्राची के जैसे लोग जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं। एक तो आपके अपनी मंत्री के लिए प्रधानमंत्री को संसद में खेद जताना पड़ा, निरंजन ज्योति के लिए। ये सब चीजें क्यों अचानक पनपने लगती हैं? ये लोग कौन है? श्रीकांत जी, ये लोग कौन है? देखिए श्रीकांत जी, 1 मिनट, सवाल ये है कि जब आप सशक्तिकरण की बात करें इसलिए सवाल है। हाँ बिल्कुल, जब आप सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात नहीं, ये हमारे मुद्दे हैं, हमारी राजधानी है और हक है महिलाओं का सवाल करना। 49% वोट है हमारे। बात सिर्फ इतनी सी है, जब आपके विधायक या कोई पार्टी या कोई संगठन जो जुड़ा हो आपसे, तो सिर्फ उसका खंडन या निंदा क्यों होती है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? जवाब दीजिए, कार्रवाई क्यों नहीं? एक बड़ी अच्छी बात बोली कि हमारा इतना परसेंटेज वोट है, और इसीलिए सुमित जी आपने देखा होगा कि 26 जनवरी की जो परेड थी उसका थीम भी नारी सशक्तिकरण पे ही रखा था, और इसलिए सेना के जो 3 अंक थे, उनका जो नेतृत्व है वो देश की बेटियां कर रही थी सेना के पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। सुन लीजिए, आप ही के केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि वो जो छोटा सा निर्भया कांड हुआ था, उसको सैकड़ों करोड़ों का टूरिज्म का नुकसान हो गया। दिक्कत यह है कि आलोक जी सिर्फ यहीं तक सीमित है, जमीन पर ये तो है नहीं। तो ठीक है, जमीन पर हम तो जमीन पे नहीं है, हम तो सारे आपकी स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि आपने क्या क्या बोला है। आप जमीन से साफ हो चुके हैं। महिला सशक्तिकरण में अगर वो जितनी आपकी गलती नहीं है। आलोक जी, जो आपके सवाल थे उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ मैं। नहीं दे रहे ना जवाब, तो सुनिए तो सही, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। कैबिनेट में क्यों बैठा हुआ है? श्रीकांत जी, देखिए, जिसको ये रेपिस्ट मंत्री कह रहे हैं, इन्हीं की सरकार थी गहलोत साहब की, उन्होंने क्लीन चिट उनको दी है, और उनकी एफआईआर में जो एफआईआर लगता है ना, वो इन्हीं की सरकार ने लगा के दिया। हम पर आरोप मत लगाइए, हम पर आरोप मत लगाइए, हम पर आरोप मत लगाइए। कुछ सवाल है, मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों के सवाल से, वो सवालों के जवाब नहीं मिले अभी। मैं सुनना चाहती हूँ कि जब बात होती है कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती है उन लोगों पर जो आपके संगठन से जुड़े हैं, आपके परिवार से जुड़े हैं, और जो इस तरह के बयान करते हैं जिससे देश में अलगाव पैदा होता है, जिससे देश में राजनीति नहीं है। सुमित जी, आप बहुत लंबे समय से पॉलिटिकल पार्टियों को कवर करते हैं। जिन राज्यों में हमारी सरकार है, वहां एक उदाहरण आप मुझे बता दीजिए कि हम किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं। गुजरात एक ऐसा प्रांत है जहां मुस्लिम आबादी 11.1% है, और उसी गुजरात के अंदर 11.1% मुस्लिम यूथ पुलिस के अंदर है। तो हमारी करनी जो है, सरकार क्या काम कर रही है, ये उसका प्रैक्टिकल है। जहां तक इन्होंने कहा कार्रवाई की बात, ये पहली ऐसी सरकार है या पहली ऐसी पार्टी है, पहली, सुन लीजिए आप, या तो यहीं आ जाइए, यहाँ आ जाइए, मंच लगा दीजिए इनके लिए। कल जो प्राची का बयान आया है, इतना एक मर्तबा हो चुका है। पहले सुन
एक मरतबा सुन लीजिए पहले। अब आपका कोई मौलवी क्या बयान दे, अब उसके खिलाफ थोड़ी सरकार कोई कार्रवाई करेगी। इतना ही कह सकती है भाई इस तरह के बयान मत दीजिए जिससे माहौल खराब होता है। सरकार की जो नीयत है, सरकार की नीयत है 125 करोड़ जनता का विकास, और सरकार उस कदम को आगे बढ़ा रही है। हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान को हम आर्थिक सुपर पावर बनाए आने वाले समय। ठीक है, सवाल आपका नाम क्या है? जी सर, विमल बोरा। किससे सवाल पूछेंगे आप? जी, बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव से। सर, क्योंकि दिल्ली का चुनाव है तो आपने पूछा था कि क्यों किरण बेदी को ना बनाएं। मैं आपको 3 वजह देता हूं क्यों ना बनाएं। एक तो उनसे पूछा जाता है कि जी आप दिल्ली में आएंगी तो क्या करेंगी, वो बोलती हैं जब मैं आईपीएस अधिकारी थी तो होम सेक्रेटरी में ये किया, होम सेक्रेटरी में वो किया। दूसरा, उनसे पूछते हैं कि आपने इतना बोला कि पार्टी फंडिंग ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, उनसे पूछा जाता है कि आप क्या करेंगी, जी जरूरत होगी तो मैं लॉ बनाऊंगी। तीसरा, उनसे पूछा जाता है कि आप किसी डिबेट में क्यों नहीं जाती हैं, जी मुझे डिबेट में जाने की जरूरत नहीं है, मैं सड़कों पे करूंगी। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप हमसे बात नहीं करेंगी, हम आपको क्यों वोट दें? देखिए, लगातार वो सुमित जी आपके यहाँ लगातार उनके इंटरव्यू हुए, कई चैनलों पर उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, लगातार वो रैलियां कर रही हैं, पदयात्राएं कर रही हैं। मैं अपने मित्र को इतना ही कहूंगा कि वो डायरेक्ट पब्लिक के संपर्क में है, और जहां तक है बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, वो पार्टी की उम्मीदवार हैं। एक सवाल और है यहाँ पर। सर, सारे मुद्दों की चर्चा हो गई। मैं आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नहीं है यहाँ पे, लेकिन पूछना है, जो रिप्रेजेंटेटिव है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सारे मुद्दों की चर्चा होगी लेकिन देश की सुरक्षा और अस्मिता पर आज तक उनका स्टेटमेंट नहीं आया। कितने भी पाकिस्तान के हमले होते हैं, रोज फायरिंग हो रही है, चीन हमें आंखें दिखाता है, IS जैसे संगठन हमारे देश के अंदर आने की सोच रहे हैं, लेकिन कभी भी अरविंद केजरीवाल का देश की सिक्योरिटी और सेफ्टी पर कभी कोई सवाल या स्टेटमेंट नहीं आया है। अगर तो कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को रेफरेंडम कर यही बात जो आज का जो खुलासा हुआ है, उनका फंड का जो खुलासा हुआ है, उनको लगातार सपोर्ट बांग्लादेश से मिल रहा है, लगातार सपोर्ट पाकिस्तान से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की वकालत करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ नहीं बोलते हैं, 26 जनवरी की परेड का वो विरोध करते हैं, और इसीलिए जनता ने तय किया है कि इस बार उनको कहेंगे ना। मुफ्ती साहब, ये बात ठीक है कि अरविंद केजरीवाल इसीलिए राष्ट्रीय मुद्दों पर, बॉर्डर पर जो फायरिंग होती है, इन तमाम मुद्दों पर चुप्पी साधते हैं? नहीं, ये सच्चाई है जो बच्चे ने बात कही। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल को अपने आप को, जैसे कि वो पारदर्शिता के नाम पे आए, ईमानदारी के नाम पे आए और राष्ट्रभक्ति के नाम पे आए, उन्हें अपने आप को स्पष्ट करना चाहिए। अमेरिका जाते हैं, दुबई जाते हैं, वो किस तरह से लोगों का चंदा लेकर आते हैं, लोगों को बताना चाहिए। और अगर नौजवानों के दिमागों के अंदर ये बात आ रही है तो अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है, हम ये उम्मीद करते हैं उसे स्पष्ट करना चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम को आम आदमी पार्टी के लोग देख रहे हैं तो कृपया इन सवालों के जवाब जरूर दें जो यहाँ बैठे इस युवा छात्र ने उनसे पूछे। एक सुमित जी, एक बात जरूर कहना, जरा सा एक सेकंड, बोलिए। थोड़ा सा बहुत देर हो गई मुझे, बोलिए। मैं ये जरूर कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल के बारे में जो युवाओं को उसने उनकी आंखों में मिर्ची झोंकी थी, अब वो धीरे धीरे युवाओं की आंखें साफ हो रही हैं। और इसकी मुझे खुशी है कि जिस तरह से उसने उस आंदोलन को अपनी महत्वाकांक्षा की नज़र कर दिया, आज देश का नौजवान उन्हें समझ रहा है और दिल्ली के लोग भी उन्हें समझेंगे। एक और सवाल है, किससे पूछेंगे आप? मैं जो किरण बेदी को सपोर्ट कर रहा है। हाँ, बोलो। कहने के लिए बीजेपी की सरकार है, किरण बेदी जहां आती हैं यही बात कहती है कि वो लड़कियों को सपोर्ट करेंगी, लड़कियों को अब सेफ करेंगी। अरविंद केजरीवाल ऑन द सेम हैंड जब आए थे उन्होंने पानी का बिल कम करा था, जो उन्होंने प्रॉमिस करा था कि महंगाई जाएगी, लेकिन अभी तक दिल्ली सारी लड़कियों को अनसेफ लगती है कहीं ना कहीं। देखिए, तो कैसे किरण बेदी दिल्ली की लड़कियों को सुरक्षित बना पाएंगी? देखिए, दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, और मैं इस मंच के माध्यम से तमाम अपने नौजवान मित्रों को आश्वस्त कर दूंगा कि हमारी प्राथमिकता सबसे पहले सेफ दिल्ली और सुरक्षित दिल्ली और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली, सुशासन युक्त दिल्ली, ये हमारा संकल्प है। इसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि अब केंद्र में इरादे वाली सरकार है, वादे वाली सरकार नहीं। शुभी कुछ बोलना चाह रही है? शुभी, सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, ये जो वादों और इरादों के बीच का फासला है ये अभी तक कम क्यों नहीं हो पाया? नेशनल कैपिटल है, देश की राजधानी है, वो नेशनल कैपिटल आजकल दुनिया में रेप कैपिटल के नाम से जानी जाती है। 5000 CCTV कैमरे लगे 26 जनवरी के बाद, वो उतार दिए गए। आलोक जी, आपका सवाल। स्ट्रीट लाइट्स की बात है, ये यहाँ तक पहुँच क्यों नहीं पाए? आलोक जी का सवाल। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, देखिए दिल्ली पुलिस तो आज भी केंद्र के अधीन है,
फिर आपने 8 महीने में कौन सा एक कदम उठाया महिला सुरक्षा के लिए? पिछले 8 महीने में एक भी महिला कांस्टेबल की भर्ती दिल्ली पुलिस के अंदर नहीं हुई है। अगर हुई है तो ऑन रिकॉर्ड बीजेपी के हमारे साथी बताएं। दूसरी चीज, जो नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड कहता है कि रेप के केसेस बढ़ गए हैं पिछली बार से, तो बीजेपी बताए कि अगर सरकार आ भी जाएगी दिल्ली में तो भी पुलिस तो उसके अंडर नहीं है। जवाब दीजिए। पूर्ण राज्य के दर्जे से भी भाग गए, तो अब आपका क्या स्टेप है? सुन लीजिए, पहले मैं कहूं इनको पूर्ण राज्य के दर्जे पर राजनीति मत करिए, बहुत सेंसिटिव इशू है। जब आपका चुनाव समाप्त हो जाएगा, जब आपका चुनाव, जब सुन लीजिए, जब आपका चुनाव समाप्त हो जाएगा, जो लोग जीत कर आएंगे वो सब लोग बैठ के तय कर लेंगे, फैसला क्या होगा। दूसरा रेप कैपिटल की बात ये लोग कर रहे हैं। रेप यहाँ हुए हैं, इतिहास इस बात का गवाह है, और हमको जो समस्याएं मिली है विरासत में मिली है। दूसरी बात यह है कि अब जिनका रजिस्ट्रेशन, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए भैया, अब की बार उनकी सरकार, इस बार क्या हुआ सुन लीजिए, आपको विरासत में मिले, इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। सुनिए, इस बार व्यवस्था यह है कि क्राइम नहीं बढ़ा है, क्राइम का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, क्योंकि सबको अधिकार है अपनी रिपोर्ट कराइए। अब रिपोर्ट के लिए कोई थाने में ना नहीं कहेगा आपको कि आप जाइए सुरक्षित रूप से रिपोर्ट कराइए, कम से कम रजिस्ट्रेशन होगा आपके साथ जो हो रहा है। आपने क्या कर लिया इन 15 सालों में? हमने 15 सालों में क्या किया? आपने भी कुछ नहीं किया है। मैं उत्तर देना चाहूंगा। 15 साल पहले जब हम सत्ता में आए थे तो यहाँ पर बिजली के 24 घंटे में से 20 घंटे कटआउट थे। उसके बाद महिला सुरक्षा को लेकर सवाल है, महिला सुरक्षा पर भी निर्भया आपके वक्त में हुआ। कहती है कि लड़कियों को एडवेंचरस नहीं होना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जो लोग अपने काम के लिए जाते हैं। जब निर्भया की प्रोटेस्ट हो रहे थे तो छोटी बच्चियों पे वाटर कैनन फेंके गए। उन्होंने कहा उनको अपने गार्डन से दरवाजे जानना चाहती है दिल्ली की जनता, जवाब दीजिए। मैं 2 प्रश्न आए, दोनों का उत्तर देना चाहूंगा। हमने महिला सुरक्षा के मामले में पहले भी कहा कि बीजेपी के तमाम प्रवक्ता जब न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर चलते थे कि दिल्ली को रेप कैपिटल लोग कहने लगे, हमने कहा था केवल लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, ये सोशल इशू भी है। अगर हमसे कहीं गलती हुई होगी तो हमने स्वीकार की होगी। कांग्रेस के लोगों ने रेप नहीं किया होगा, लेकिन मोदी साहब ने जब रोहिणी के अंदर रैली हुई तो क्या कहा, अब जब आप वोट डालने जाएं तो ध्यान रखिएगा निर्भया का केस। अरे जब आप रामलीला मैदान में भाषण दे रहे थे तो उसी समय वसंत कुंज के अंदर रेप हो रहा था। आज आपका ट्विटर खामोश क्यों है? हमने क्या किया मैं बताता हूं। हमने दिल्ली को आज सबसे ज्यादा विकसित शहर बनाया है, और अगर कोई लीडर था उस समय पर, निर्भया जी के समय पर जो भी केस हुआ बहुत दुखद था, वो कांग्रेस के लीडर्स वहां पर गए, बाकियों ने अपनी रोटियां सेकी। ठीक है, एक और सवाल, बहुत वक्त की कमी, फटाफट। सर मेरा केवल इतना क्वेश्चन है कि अगर आपको अभी चांस दिया जाए, आप ऐसा क्या कर लेंगे जो उन्होंने 8 महीने में नहीं किया? किससे पूछ रही हैं आप? कांग्रेस। आप क्या कौन से मुद्दे पर? सर रेप पे। देखिए मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है ये। अगर पुलिस वाला ही इन्वॉल्व है, रेप में 94% केसेस ऐसे हैं जिसमें जानकार लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें कोई भी पार्टी बहुत स्ट्रांग स्टेप नहीं उठा सकती है अगर घर का, परिवार का व्यक्ति कोई करता है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस रेप के ऊपर राजनीति नहीं करती है, लोगों के दर्द को और सपनों को नहीं बेचती है। सर आपको पता था ना वसंत कुंज में क्या हुआ है, तो आपने क्या कर लिया? देखिए आज हमारी सरकार नहीं क्या करते, इनकी सरकार तो थी नहीं, क्या करते? देखिए आपने क्या किया? देखिए सीधी सी बात है, आज अगर कोई काम लॉ एंड ऑर्डर को है तो दिल्ली पुलिस करेगी, उसमें पॉलिटिकल पार्टी जाकर वहां कर कुछ नहीं करेगी। वहां एक सवाल और है, मेरा सवाल श्रीकांत सर से है। जब अगर किरण बेदी मुख्यमंत्री बनती है तो जो केजरीवाल ने बिजली कंपनी के खिलाफ जो मोर्चाबंदी की थी, तो क्या किरण बेदी भी ऐसा करेंगी? जो उन्होंने रिलायंस के खिलाफ, उन्हें घोटाले के कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ जो उजागर किया था, क्या किरण बेदी भी उजागर करेंगी? देखिए फिर झूठ बोल के उन्होंने आपको गुमराह किया। जिन कंपनियों के खिलाफ वो गुमराह कर रहे थे, सबसे पहले दिल्ली की जनता का जो टैक्स का पैसा था, अनिल अंबानी की कंपनी को 300 करोड़ सबसे पहले उन्होंने दिया। तो वो जो कहते हैं वो सरासर झूठ होता है, उनकी कथनी करने में बड़ा फर्क है। इसीलिए जनता के दिल से वो उतर चुके हैं, जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, और जनता आप अराजकतावादी नहीं विकासवादी सरकार चाहती है दिल्ली में। जी बड़ी अच्छी बात आपने अभी कही, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं। जो महिलाओं की आपने आरक्षण की बात की कि हमारे यहाँ महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या बीजेपी में इससे पहले महिलाओं की कमी थी, जो कृष्णा तीरथ और साजिया इल्मी को बीजेपी में इंपोर्ट करना पड़ा? अरे साहब आप तो लोगों की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम तो आपका भी स्वागत करेंगे, डायल करिए 1800 266 200।
आइए हमारे साथ जुड़िए, इस देश की एकता और अखंडता को और मजबूत करिए। आ जाइए, स्वागत है आपका। एक लास्ट कमेंट, शुभी कुछ बोलना चाह रही हैं? देखिए, कोई भी सरकार हो, जिम्मेदारी और जवाबदेही से बचना बखूबी आता है। जब आप नेताओं को मंच देते हैं तो दिक्कत सिर्फ इतनी सी होती है, आप स्पेसिफिक्स में उत्तर नहीं मिल पाता। बात सीधे सीधे आती है, एक तो पुलिस आपके शासन में नहीं है, आपके अधिकार में नहीं है, दूसरा पोरस बॉर्डर है। और जब सीधा सवाल ये किया जाता है कि आप दिल्ली को स्टेटहुड देंगे, तो आप कहते हैं मिल बैठ के तय कर लेंगे। क्या इस बात का जवाब इस मंच पे खड़े हुए डिफरेंट आप दोनों से पूछ रहा हूँ, एक सवाल लास्ट में, क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? श्रीकांत शर्मा। देखिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये देश की कैपिटल है। सुन लीजिए, सुन रहे, हर चीज का जवाब यहाँ नहीं है। सुन रहे, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसको जो राजनीतिक मुद्दा बनाएगा, हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं मानते। हाँ, निश्चित रूप से जो भी दिल्ली के हित में होगा और जो भी लोग चुनकर आएंगे वो फैसला करेंगे, और वो जो फैसला करेंगे उसको मान्य होगा। 15 साल आप रहे, आपने भी नहीं बनाया, अब आप चाहते हैं पूर्ण राज्य मिले? देखिए, राजनीतिक मुद्दा नहीं था, लेकिन बीजेपी के पिछले मैनिफेस्टो में स्वर्ण अक्षरों में लिखा था पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। आज वो क्योंकि सत्ता में आ गए हैं तो दिक्कत आने लगी है। हम बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए, दिल्ली के अंदर एक यहाँ पर लाल किला भी है, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन भी है, एयरपोर्ट भी है, राजदूतावास जो दूतावास हैं वो भी हैं, विभिन्न राष्ट्रों के, और तमाम दिक्कतें हैं। एक राज्य के पास राजधानी की पावर देना, अगर ये इतनी सी बात है, आलोक जी, अगर ये इतनी सी बात है तो मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। सुनिए, समझिए, दिल्ली के वीवीआईपी इंस्टॉलेशन के लिए आप एक नई फोर्स क्रिएट कर सकते हैं जो सीधे तौर पर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करे। अगर यही एक दिक्कत है तो मैं बताना चाहता हूँ, एक 30 सेकंड में लास्ट। अभी आप देखिए क्या हुआ पिछली 26 जनवरी को, एक वो भगोड़ा मफलर बांध के आया, बोला 26 जनवरी परेड को नहीं होने दूंगा। माफी चाहता हूँ आलोक जी, श्रीकांत जी, अगर पुलिस राज्य सरकार के अंदर है और कल को 26 जनवरी के परेड को रोक दिया जाएगा। आलोक जी, वक्त की कमी, आप चारों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आप सबका भी थैंक यू सो मच यहाँ जुड़ने के लिए, हमारे साथ आने के लिए। आखिर में इतना ही बोलूंगा, जब वोट डालेंगे तो सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि आपकी फ्यूचर का सवाल है। आप सबकी फ्यूचर तय करेगा कि इनमें से किसकी सरकार बननी है। थैंक यू सो मच। तो आज दिल्ली दरबार में इतना ही वक्त